नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सत्ता की सबसे बड़ी खबर यह है कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के साथ कई नेताओं के नाम शामिल हैं। इस पर कैसे नया सियासी युद्ध शुरू हुआ है, ये देखिएगा। फिर आपको मंदिर और देवी देवताओं पर समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं का ज्ञान दिखाएंगे। एक के मुताबिक हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, तो एक एसपी विधायक ने देवी देवताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। वैसे इस बीच अखिलेश ने अपने नेताओं को क्या नसीहत दी है, इस पर आप गौर करिएगा। फिर वक्फ कानून पर बंगाल की हिंसा का वो सच जिसकी स्क्रिप्ट तो बांग्लादेश में लिखी गई, लेकिन इसका स्पॉन्सर निकला तुर्की। इसे लेकर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने जो डिटेल दी है, उसमें दंगे की प्लानिंग को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। इसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता एक बार फिर कैसे एक मॉडल से डर गई है। बांग्लादेश में अब मेघना आलम नाम की एक मॉडल को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मॉडल पर आरोपों की लिस्ट काफी गंभीर है। उन आरोपों के बारे में भी बताएंगे। एक बड़ी खबर यह भी है कि बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। आज दिल्ली में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और ये कहा कि सब कुछ पॉजिटिव है। उन्होंने एक नई तारीख भी बताई है। आज गुरुग्राम से जयपुर तक ईडी का नाम भी ट्रेंड कर रहा है। ईडी ने आज गुरुग्राम में एक लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब किए हैं। इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसके अलावा आज जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर चिटफंड घोटाले में ईडी ने रेड किया है। और शेयर बाजार के न्यूज मित्रों के लिए एक शुभ समाचार है। टैरिफ संकट फिलहाल टलता देखकर शेयर मार्केट रॉकेट बन गया है। आज भी सेंसेक्स में 1578 पॉइंट्स और निफ्टी में 500 अंकों का उछाल हुआ है। इस बढ़त के साथ ही निवेशकों ने एक दिन में करीब 10 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। आज वैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट की खबर है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के तुर्की कनेक्शन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज हम उस खबर से करेंगे जिसका निशाना सीधे लोगों की आस्था पर है, क्योंकि आस्था पर चोट करके ब्रेकिंग न्यूज बन जाना नया मॉडल बन गया है। इस मॉडल को अपनाने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इसमें 2 नए नाम जुड़ चुके हैं जिनमें हम आपका परिचय कराने वाले हैं। पहले समझिए जो नया कलेश शुरू हुआ है उसके कीवर्ड्स क्या हैं और सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी है। इसके कीवर्ड्स हैं मंदिर और बौद्ध मठ। इसमें मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे कई मुस्लिम आक्रांताओं के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा मुसलमान, हिंदू देवी देवताओं का नाम लिए गए हैं और श्राप जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। लेकिन सबसे ज्यादा तीव्रता देवी देवताओं के अपमान को लेकर है और इसमें सियासत का तापमान किस तरह बढ़ गया है, आज नेताओं के बयानों में आप महसूस कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले उन 2 नेताओं से मिलिए जो इस पूरे कलेश के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हैं। इसमें पहला नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का, जिनके अनुसार हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। ये वो रामजी लाल सुमन हैं जो राणा सांगा पर एक विवादित बयान देकर आजकल हेडलाइन बने हुए हैं। लेकिन अचानक से राणा सांगा वाले सिलेबस में उन्होंने मंदिर और मठ वाला चैप्टर जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हैं एसपी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के मंजनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज, जो इनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए हैं। इनका सवाल यह है कि जब मुस्लिम आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे थे और मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, तो देवी देवताओं ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या वो ताकतवर नहीं थे? अब समाजवादी पार्टी के इन दोनों नेताओं के बयान पर सत्ता का कलेश शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे नेता हैं जो जन भावनाओं को अपने सियासी नाखूनों से खुरचने का काम कर रहे हैं। हम आपको सियासी कलेश वाली रील भी दिखाएंगे, लेकिन पहले रामजी लाल सुमन का बयान शब्दशः सुनिए, जिन्होंने मंदिरों के नीचे मठों वाला ज्ञान दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। अब यूपी के मंजनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज का बयान भी सुनाते हैं, जिसमें विवाद की मात्रा और भी ज्यादा है।
सोमवार को नेता जी भीमराव अंबेडकर जयंती पर एसपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां वो जब तक बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद वो भावनाओं में ऐसा बह गए कि मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं को भी कोसने लगे। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि जब लुटेरे आए थे और लूट रहे थे तो हिंदू देवी देवता क्या कर रहे थे। आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज किस धर्म को मानते हैं और किस धर्म को नहीं मानते हैं ये उनका निजी विषय है, लेकिन किसी धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक रूप से करना निजी नहीं है और उनका ये बयान देश के बहुत सारे लोगों को बहुत चुभा होगा। वैसे जब इंद्रजीत सरोज से उनके विवादित बयान पर सवाल किया गया तो वो अपनी बात पर कायम रहे और ये कहा कि जो कहा है सही कहा है। पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है, तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के बयान में इतनी चिंगारियां थी कि सियासी आग लगनी तय थी और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी कह रही है कि इस तरह के बयान अपने राजनीतिक स्कोर को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि साधु संत इससे बहुत नाराज हैं। इस पर भी एक न्यूज रील देख लीजिए। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। इंद्रजीत सरोज जी वो जिस बात को कह रहे थे उस बात को समाजवादी पार्टी समझती कि वो बेहतर बता सकते कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उनके बयान पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम चीज़ें कर रही है। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। इस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी उचित नहीं है। अगर तुम्हारी हिम्मत हो, तुम्हारी औकात हो तो इस्लाम धर्म पर बोल करके देखो, गर्दन जाएगा तुम्हारा कट। तुझको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, तेरा किराया भाड़ा मैं दे दूंगा और तू पाकिस्तान जा। समाजवादी पार्टियों को, मठ मंदिरों को पच नहीं रहे हैं, मुसलमानों की सपोर्ट करते हैं, कहाँ दंगा करा दें, कहाँ मंदिर में बम फेंकवा दें। ये समाजवादी पार्टियों और अन्य पार्टियों का ये काम है। भगवान के प्रति कितना ही लोग क्षति कर दें। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता। वैसे आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को एक बड़ी नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि जो इतिहास समाज में खाई पैदा करे उस इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए। पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। और सत्ता में अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। आपको बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में शामिल नाम की अगर बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और कांग्रेस नेता सुमन दुबे शामिल हैं। इसके अलावा अन्य संबंधित व्यक्ति और यंग इंडियन कंपनी का जिक्र भी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा सहित अन्य आरोपी इस मामले में जमानत पर हैं।
आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आगे क्या होगा। चार्जशीट दायर होने के बाद मामला अब कोर्ट में है और 25 अप्रैल 2025 को अगली सुनवाई होगी। ईडी ने अपनी जांच के आधार पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया है और एजेएल की संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपों की अगर बात करें तो आज प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र भी है। अब आप नेशनल हेराल्ड केस की पूरी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस किया। 2014 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को समन जारी किया। दिसंबर 2015 में निचली अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी, लेकिन मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। 2021 में ईडी ने औपचारिक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। 2022 में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ की। 2023 में एजेएल की 751 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की अचल संपत्तियां और एजेएल के शेयर शामिल थे। बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी, बड़े खास करके अपोजिशन में काम करने वाले सभी पार्टियों के जो विरोधी पक्ष में हैं, उनको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी कोई डरने वाली नहीं है। ये जो लोग भी करें, कांग्रेस पार्टी इससे दबाव में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। और सत्ता में अब बात उस हिंसा की जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को दहला दिया। पिछले 3 दिन से मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर देश में खूब सियासी कलेश हो रहा है। अब इस हिंसा को लेकर कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। खबर है कि ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। इसके लिए लंबे वक्त से प्लानिंग हो रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये हिंसा एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा थी। हिंसा वाली इस चिंगारी को तुर्की से हवा दी गई। इस आग में घी डाला बांग्लादेश ने और लपटें उठी मुर्शिदाबाद में। अब जांच एजेंसियों ने इस हिंसा की तह में जाकर साजिश की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं, जिससे पता चला है कि यह साजिश बांग्लादेश में रची जा रही थी और फंडिंग तुर्की से हो रही थी। वैसे तो टारगेट पर रामनवमी का पर्व था, लेकिन रामनवमी पर सुरक्षा तैयारियों को देखते हुए प्लान में बदलाव किया गया। इस पूरे मामले में सूत्रों से और भी कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली हैं। जानकारी के मुताबिक इस हिंसा की स्क्रिप्ट 3 महीने पहले से लिखी जा रही थी, जिसके लिए तुर्की से पैसा आ रहा था। साजिश में बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला के शामिल होने का शक भी है। बताया जा रहा है कि अंसारुल बांग्ला से जुड़े 2 आतंकी मुर्शिदाबाद भी आए थे, जिन्होंने बाकायदा हमला करने वालों को चुना। ज्यादातर कम उम्र के लड़के चुने गए ताकि वो पथराव के बाद आसानी से भाग सकें। इस पूरी साजिश का मकसद बांग्लादेश जैसी हिंसा और लूट को अंजाम देना था। इसके लिए तुर्की से जो पैसे आए थे, उनमें से हर हमलावर को 500-500 रुपए दिए गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में आम के बगीचों में 3 महीने तक हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई। रेल पटरी और सरकारी संपत्तियों को टारगेट करने का प्लान बनाया गया। हिंदुओं की हत्या की साजिश रची गई थी। सामान लूट कर ले जाने का प्लान था। बैंक और एटीएम लूटने के लिए भी कहा गया था। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि पहले रामनवमी पर हिंसा का प्लान था, लेकिन सुरक्षा सख्त होने से प्लान बदला गया। अब वक्फ कानून के विरोध के बहाने जब ट्रिगर पॉइंट मिला तो हिंसा की गई। हालांकि इस इंटरनेशनल साजिश को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। अब तक हिंसा की वजह से मुर्शिदाबाद से 400 से 500 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा भी है। इन परिवारों का कहना यह है कि वो मुर्शिदाबाद में रहते तो बच नहीं पाते, वहां उन्हें डर लगता है। यानी अब ये परिवार दर्द और डर के साथ जीने को मजबूर है। जान বাঁচিয়ে এসেছে, আমাদের টাকা পয়সা লুটে নিয়েছে, আমাদের ইজ্জতও ওরা লুটতে চাইছে। কি অবস্থা, সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে,
গলায় হাইসা লাগিয়ে দিচ্ছে। 8 মাসের গর্ভবতী একজন আসছে 3 দিনের বাচ্চা নিয়ে, সেজারের বাচ্চা কি করে আসলো? কোথায় এরা কোথায় খাবে? আমাদের লোকটা বলছে, পার্টির লোকরা, যে তোমরা যে রান্না বান্না করে খাও, আমরা সব। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। যাবার তো কোনো রাস্তা নাই, এখানেই আছি এখন। তারপরে দেখা যাবে কোথায় শান্তি হলে হবে কি হবে না। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया। कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है होगा मर जाएगा सर। ये पूरा जो मामला है, इसका जो पैसा है वो टार्की से आया था। ये जो अटैक प्लान किया गया था, करीब 3 महीना पहले ये अटैक प्लान किया गया था, जहां पे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि करीब 200 से 300 लोगों को ऐसे मुर्शिदाबाद के अलग अलग जगह पे आम के जो बगीचे हैं उनके अंदर ट्रेन किए गए थे और वहाँ पे उनको कहा गया था आप जितना लूट करेंगे उतना आपको पैसा दिया जाएगा। मुर्शिदाबाद की हिंसा ने जिन परिवारों को पलायन पर मजबूर किया, उन लोगों की उम्मीद धुएं में उड़ चुकी है और जमीन पर सिर्फ राख बची है। जिन्होंने ये आग लगाई उन्हें कोई पछतावा नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को दिए जा रहे सियासी बयानों में भी खूब आग है। दूसरे स्टेट से आता है, हिंदू लोग हिंदी से बात करते हैं और मुस्लिम वाला मेकअप में घूम रहा है, तो वो लोग अगर कुछ कर दे तो फिर वो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और जिस तरीके का स्थिति मुर्शिदाबाद जिले में दिखा गया, भारत के पार्टीशन के बाद कभी पश्चिम बंगाल में इस तरीके की स्थिति हमने नहीं देखी है। नहीं, कोई घर छोड़कर नहीं जाए, सब घर वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी हो रहा है, हम लोग एक साथ सब मिल करके अपना जो पहले जो हम लोग थे वैसे ही रहेंगे। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের, এটা লাস্ট লড়াই আমি বলে গেলাম। People were killed. Police were not present. Despite repeated requests from the villagers, for 4 to 5 hours, police allowed the rioters to do this mayhem. And this is the sign in entire village is there. Destruction, burning, looting, but there's no police, not even fire brigade. इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। कत्ल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा की घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। सारे सीमावर्ती जिले पे एंटी इंडियन प्रोपगेशन चल रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 8 साल से खड़ा होकर बयान दे रहे हैं। पिछले 8 साल से ये सारे जमीन हमारा है, सारे नदियां हमारा है, सारे पहाड़ी हमारा है। इस हिंसा पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि विरोध का हक सबको है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে। মন্দির বলুন, মসজিদ বলুন, গুরুদ্বারা বলুন, গির্জা বলুন, আমি আবার বলি, ধর্ম যার যার আপনার, উৎসব কিন্তু সবার। আমরা সবাই सब उत्सव में मिलित हुई। और सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता के प्रमुख मोहम्मद यूनुस क्यों बांग्लादेश मॉडल और एक्ट्रेस के पीछे पड़े हैं। क्या बांग्लादेश की सत्ता मॉडल और एक्ट्रेस से डर चुकी है? क्या बांग्लादेश में मॉडल और एक्ट्रेस पर पाबंदी है? पहले एक्ट्रेस
मेहर अफरोज की गिरफ्तारी हुई थी, फिर एक्ट्रेस सुहाना सबा को गिरफ्तार किया गया, अब मॉडल मेघना आलम को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ दिनों से इस तस्वीर की चर्चा पूरे बांग्लादेश में हो रही है, जो बांग्लादेश अब तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, मंदिरों में तोड़फोड़, कट्टरपंथियों की गुंडागर्दी, शेख हसीना के समर्थकों पर अत्याचार के लिए कुख्यात रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। अब वहां गली गली ब्लैकमेल वाली बड़ी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है बांग्लादेश की एक मॉडल, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मॉडल का नाम है मेघना आलम। बांग्लादेश के इस मॉडल के साथ सऊदी के राजदूत ईसा बिन यूसुफ अल दुहैलन हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश की इस मॉडल की चर्चा क्यों हो रही है, तो सऊदी अरब के राजदूत के साथ इस मॉडल का क्या कनेक्शन है? बांग्लादेश की मॉडल और सऊदी अरब के राजदूत के बीच ब्लैकमेल वाला रहस्य क्या है? सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे और बताएंगे कि यूनुस की सत्ता में बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है, कैसे अब मॉडल के साथ भी बांग्लादेश में तानाशाही वाला बर्ताव हो रहा है। पूरी कहानी यह है कि बांग्लादेश की मॉडल मेघना आलम को गिरफ्तार किया गया है। मेघना आलम पर सऊदी के राजदूत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का आरोप यह है कि मेघना आलम ने सऊदी के राजदूत ईसा बिन को ब्लैकमेल कर 45 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश की थी। मेघना आलम पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि मेघना आलम की गिरफ्तारी बांग्लादेश के स्पेशल पावर एक्ट के तहत की गई है। ये एक्ट आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। बांग्लादेश में इस कानून को तानाशाही कानून कहा जाता है। गिरफ्तारी से पहले मेघना आलम ने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया था। इस गिरफ्तारी के बाद जब बांग्लादेश में मानवाधिकार की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेघना आलम के पिता ने कहा है कि पुलिस ने बिना किसी चार्जशीट के उसे गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। इन सभी जानकारियों के बाद आपके मन में एक सवाल यह भी उठ रहा होगा कि आखिर क्यों बांग्लादेश की पुलिस इस मॉडल के पीछे पड़ी है? क्यों इस मॉडल के खिलाफ तानाशाही वाले कानून लगाए जा रहे हैं? क्यों इस मॉडल के साथ देशद्रोही वाला व्यवहार किया जा रहा है? इससे भी बड़ा सवाल, यूनुस की सत्ता के टारगेट पर बांग्लादेश में मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस क्यों होती हैं? पहले मेघना आलम की एक वीडियो रील देखिए, उसके बाद पूरी कहानी को और विस्तार से आपको बताएंगे। কি বলে কেউ আমাকে ফাঁসাচ্ছে। Oh my God! Are you seriously from police? Why are you doing this? আমি জামা কাপড় পরা না, আমাকে এখানে বেল দিয়ে যাচ্ছে, আমার দরজা প্রচন্ড পরিমাণে নক করছে। আমি তাদেরকে বলছি যে আপনারা যদি থানা থেকে হয়ে থাকেন কোনো চিন্তা নেই, তো আমি নিজে থানায় এসে কথা বলবো, ঠিক আছে? কিন্তু তারা যে কারণে এসেছে সেটা হচ্ছে আমাকে একটা বিপদে ফেলা। আমি জানি না হাতে বন্দুক আছে তাদের, বাইরে পরিচয় দিচ্ছে হচ্ছে পুলিশ, কিন্তু আমি কিন্তু বললাম যে আমি নিজে ভাটারা থানায় এসে কথা বলবো। তাহলে তো আসলে নক করার কিছু নেই, তাই না? না না, আমি তো খুলতে পারি না, কারণ আপনি কেন ট্রাস্ট করবো আপনাদেরকে? আমার কাছে অলরেডি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফোন এসেছে, অলরেডি সিটি কর্পোরেশন থেকে ফোন এসেছে, অলরেডি 3 জন মানুষকে আপনারা থানায় আটকে রেখেছেন। আমার তো আপনাকে ট্রাস্ট করার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু আমি নিজে আমার লয়ারের সাথে আসবো, আমি আইনজীবী নিয়ে আসবো, এখন আমার পক্ষে সম্ভব না। मेघना आलम 30 वर्ष की बांग्लादेशी मॉडल हैं। 2020 में मिस अर्थ बांग्लादेश का खिताब जीत चुकी हैं। मेघना पर्यावरण से जुड़े कार्यों में आगे रहती हैं। वो मिस बांग्लादेश फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। लेकिन सवाल यह है कि ब्लैकमेल वाला रहस्य क्या है? इसे सिर्फ 30 सेकंड में आइए जानते हैं। फरवरी 2020 में ईसा बिन को बांग्लादेश का राजदूत बनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार एक करीबी दोस्त के जरिए ईसा और मेघना साथ आए। आरोप है कि मॉडल मेघना ने राजदूत को फंसाया और ब्लैकमेल किया। सऊदी के राजदूत का वर्ष 2024 में बांग्लादेश से ट्रांसफर हो गया। पुलिस का दावा है कि इसके बाद भी मेघना ने सऊदी के राजदूत को ब्लैकमेल किया। ईसा पहले कुछ पैसे उससे मांगे गए। इसके बाद मेघना ने 45 करोड़ रुपए की डिमांड रखी, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस का यह भी कहना है कि मेघना ने ईसा के कुछ पर्सनल वीडियो भी बनाए। अब इस मामले को पुलिस ने स्पेशल विंग को सौंप दिया है। सवाल यही है कि सच क्या है? अब हम आपको उन बांग्लादेशी एक्ट्रेस के बारे में भी बताते हैं जिनमें मोहम्मद यूनुस को देशद्रोही नजर आ रहे हैं। एक नाम है मेहर अफरोज शॉन, जिसे इसी वर्ष फरवरी में गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की सरकार मेहर से कोई राजनीतिक दुश्मनी का बदला ले रही है। आपको बता दें कि मेहर अफरोज बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा वो डायरेक्टर, डांसर और प्लेबैक सिंगर भी हैं। 2016 में वो बांग्लादेश में नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं।
जब एक फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का सम्मान दिया गया था। लेकिन जब आप एक्ट्रेस मेहर अफरोज की जिंदगी के दूसरे हिस्से पर नजर डालेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। दरअसल एक्ट्रेस मेहर अफरोज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की करीबी हैं। बांग्लादेश के राजनीतिक परिवार से मेहर अफरोज का संबंध रहा है। उनकी मां बेगम तहूरा अली भी शेख हसीना की पार्टी से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, जबकि मेहर अफरोज खुद भी आवामी लीग के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। और सोचिए, उसी मेहर अफरोज को फेसबुक पर यूनुस सरकार की आलोचना के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब मेघना आलम के साथ भी वही हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश में कुछ महीने पहले हिरासत में ली गई एक्ट्रेस सोहाना सबा भी वहां की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। सोहाना सबा की कई फिल्में बांग्लादेश में हिट हुई हैं, जिनसे वो काफी लोकप्रिय हुई हैं। सोहाना सबा ने फिल्म आईना और में शानदार अभिनय करके अपनी पहचान बनाई। हम आपको मोहम्मद यूनुस की सरकार का एक ऐसा विरोधाभास दिखाते हैं जिसमें आतंक प्रेमियों के लिए तो प्यार है, लेकिन अभिनेत्रियों के लिए अत्याचार है। इस पर भी आप गौर करिएगा। 28 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार ने अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया। ये वो आतंकी है जिस पर भारत के खिलाफ साजिशें करने का आरोप है। इसके बाद 24 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश में एक और भारत विरोधी आतंकी को राहत दी गई और अब्दुल सलाम पिंटू को 17 साल बाद रिहा कर दिया गया, जो पीओके और बांग्लादेश में आतंकवादियों को फंड मुहैया कराता था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार ने मोस्ट वांटेड आतंकी की मौत की सजा माफ कर दी और ये मेहरबानी हुई जमात-उल मुजाहिदीन के आतंकी मेजर जिया पर, जब उसका नाम आतंकवादियों की लिस्ट से हटा दिया गया। इन आतंकियों को बांग्लादेश में रिहा किया गया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया गया। सत्ता में बात उस प्रदूषण की करते हैं जो दिल्ली में अब एक ऋतु की तरह बन चुका है। देश में हर वर्ष 6 ऋतुएं आती हैं, जिनके नाम शीत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत हैं। लेकिन दिल्ली में हर वर्ष एक प्रदूषण ऋतु भी आती है जो लोगों को बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार कर रही है। और अब दिल्ली के इसी प्रदूषण को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बहुत बड़ी बात की है। नितिन गडकरी के अनुसार अगर कोई 3 दिन दिल्ली में रह जाए तो उसे कोई ना कोई संक्रमण जरूर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि दिल्ली में 3 दिन सांस लेना अब बीमारी की गारंटी है। और इसके लिए नितिन गडकरी ने कुछ रिपोर्ट को आधार बताया है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एक नागरिक की औसत आयु 10 साल कम हो रही है। गडकरी ने कहा कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही प्रदूषण को लेकर रेड झोन में है। आणि म्हणून प्रदूषण ही खूप मोठी समस्या आहे। दिल्लीमध्ये अशी स्थिती आहे की दिल्ली पूर्ण प्रदूषणाची लेवल एवढी मोठी आहे की 3 दिवस राहिलो तर आपल्याला इन्फेक्शन होतं। आज दिल्लीमध्ये या प्रदूषणामुळे ॲव्हरेज माणसाचं आयुष्य हे 10 वर्षांनी कमी होईल असा वैद्यकीय निष्कर्ष काढला गेला। मुंबई पण रेड झोनमध्ये आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये वॉटर पोल्यूशन या दोन्ही बाबतीत मुंबईत पण काम करण्याची आवश्यकता है। वैसे नितिन गडकरी ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो अलार्म बजाया है, ऐसी ही बात कई रिपोर्ट्स में पहले भी बताई जा चुकी है, जिसका एक क्विक रिकैप आइए हम आपको भी दिखाते हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में कौन सी वजह प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आईआईटी कानपुर ने कुछ वर्ष पहले दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार वजह सड़क की धूल है, जिससे सबसे ज्यादा 38% प्रदूषण होता है। इसके बाद 20% प्रदूषण की जिम्मेदारी गाड़ियों के धुएं की है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 11% है। निर्माण कार्यों के कारण लगभग 10% वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा कचरा जलाने से 9% और घरेलू ईंधन जलने से 8% वायु प्रदूषित होती है। बाकी स्रोत 4% का योगदान करते हैं, जिनमें पटाखे सहित अन्य बहुत से कारण शामिल हैं। आज हमने प्रदूषण से थम रही सांसों पर सत्ता का एक नंबर गेम भी तैयार किया है, जो अपने आप में बहुत डराने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में हर वर्ष वायु प्रदूषण की वजह से 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में हर महीने औसतन 1,000 लोग और हर दिन औसत 33 लोग प्रदूषण की वजह से अपनी जिंदगी खो रहे हैं।
इसके अलावा अमेरिका की एक एजेंसी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में हर वर्ष करीब 21 लाख लोगों को जिंदगी वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से खत्म हो जाती है और ऐसा 2021 में ही हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जिंदगी कम होने की जो बात कही है उसे भी एक आंकड़े के जरिए आइए समझते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से भारत में लोगों की जीवन आयु लगातार घट रही है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली वालों को ही हो रहा है, जहां लोगों की आयु हर वर्ष 11 साल 9 महीने कम हो रही है। इसके अलावा हरियाणा, यूपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल का नाम भी इसमें शामिल है, जहां लोगों की आयु में प्रदूषण के चलते 9 साल से लेकर 6 साल तक की कमी होती जा रही है। यानी प्रदूषण दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। दस से अधिक वर्ष तक जो ज़िंदगी है वो कम हो रही है। WHO और शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हमें बताती है कि कम से कम 11.9 वर्ष जो ज़िंदगी है औसतन वो कम हो रही है। पूरा जो भारतीय महाद्वीप है यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी आप सम्मिलित कर दीजिए, वहाँ की हवा में जो अति विषाक्त अति सूक्ष्म कण होते हैं PM 2.5 और PM10 वो बढ़ रहे हैं। इन कणों के बढ़ने से जो समस्या उत्पन्न होती है वो सबसे पहले तो हमारे फेफड़ों की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस पर। चर्म रोग, एलर्जी और साथ साथ कर्कटे रोग यानी कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस सब का आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे तो 11.9 वर्ष हर इंसान से कम हो रहे हैं और दूसरी प्रजातियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सत्ता में अब बात शुद्ध चुनावी राजनीति की, फिलहाल जिसका केंद्र है बिहार, जहां इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली में आज इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस की मीटिंग हुई। ये मीटिंग करीब 45 मिनट चली। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि जो भी चीजें हैं मिलकर बैठकर तय हो जाएंगी। बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के साथ मनोज झा और संजय यादव बैठक में पहुंचे। अब आगे की रणनीति बनाने के लिए 17 अप्रैल को पटना में अगली बैठक होगी। इसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। आज की बैठक में यह तय हुआ है कि महागठबंधन के सभी दल एक रणनीति बनाकर चुनाव लड़ेंगे। सीएम फेज के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि बातचीत से सब फाइनल होगा। हालांकि दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद बिहार तक हलचल बढ़ गई है। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हमारे विरोधी एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करे